नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर राइड्स में। मेरा नाम है अमित और यहाँ मेरे पीछे जो गाड़ी आप खड़ी हुई देख रहे हैं ये है नई 2020 स्कोडा रैपिड। और इसके बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते थे क्योंकि इसका जो नया राइडर वेरिएंट है वो बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। काफ़ी अच्छी, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, काफ़ी ड्राइवर फ्रेंडली ये गाड़ी है और आज मैं आपको इस गाड़ी के बारे में सब कुछ बताऊँगा। अब हालांकि ये गाड़ी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये मोंटे कार्लो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, लेकिन इसका रिव्यू करते वक्त मैं आपको राइडर के बारे में भी सब कुछ बताऊंगा, कौन सी फ़ीचर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, कौन सी फ़ीचर्स नहीं है। तो इस नई गाड़ी के बारे में वो सब कुछ जो कि आप जानना चाहते हैं आपको इस रिव्यू में जानने को मिलेगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये जो गाड़ी है इसका बाहरी स्वरूप जो है इसके बारे में हम लोग बात करें। और मैं आपको ये बता दूं कि ये अपने सेगमेंट की सबसे छोटी गाड़ी है। आप इसकी लेंथ ले लीजिए, आप इसकी विड्थ ले लीजिए, आप इसका व्हील बेस ले लीजिए, इसकी हाइट ले लीजिए, ये बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी विशेषता के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो पावर मिलती है, जो इसके अंदर नया इंजन डाला गया है उसमें 110 PS की पावर मिलती है, जिससे ज़्यादा पावर आपको कुछ गाड़ियों में मिलेगी। वरना का जो पेट्रोल इंजन है, जो VTVT इंजन है और जो टर्बो इंजन है, दोनों में ही पावर यहाँ से ज़्यादा मिलती है। होंडा सिटी में भी आपको पावर ज़्यादा मिलती है, सियाज में इससे पावर कम मिलती है, लेकिन इस गाड़ी में आपको सबसे ज़्यादा टॉर्क मिलेगा। 175 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है आपको 1750 RPM से लेकर के 4000 RPM के बीच में। और पावर जो है 110 PS का आपको यहाँ पर मिलेगा। आउटराइट पावर के मामले में यहाँ पर होंडा सिटी इस सेगमेंट की सबसे अच्छी गाड़ी है। अब हम लोग ज़रा बात करें कि यहाँ पर आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिलेंगे, बाहर जो डिटेल्स हैं ये क्या क्या हैं। तो देखिए 2020 के लिए यहाँ पर कोई विजुअल चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन ये हेडलाइट्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इन्हें क्वाड्स कट हेडलाइट बोलता है स्कोडा। और ये आपको राइडर वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। राइडर में आपको ये जो क्रोम आई लैशेस आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भी नहीं मिलेंगे, ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी नहीं मिलेगा। राइडर में आपको बेसिक हेलोजन लैंप मिलता है। उसके अलावा ये जो ब्लैक ग्रिल आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसके चारों तरफ ये जो ब्लैक सराउंड्स आप देख रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको इस टॉप ऑफ द लाइन मोंटे कार्लो एडिशन में मिलेगा। जो दूसरे हायर एंड वेरिएंट्स हैं वहाँ पर आपको ये जो ग्रिल है इसकी लाइनिंग आपको क्रोम में मिलेगी, लेकिन राइडर में ये आपको क्रोम में नहीं मिलेगी। एक और जो बड़ा डिफरेंस है, राइडर में आपको ये फॉग लैंप्स नहीं मिलेंगे, आगे भी और पीछे भी। लेकिन एक जो चीज़ है वो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको राइडर वेरिएंट में बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स और बॉडी कलर्ड बम्पर्स मिलते हैं। अब अगर हम लोग बात करें व्हील्स की, तो ये व्हील्स यहाँ पर जो देख रहे हैं ये आप अगर देखने जाएंगे तो आपको जो 3 टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स हैं, स्टाइल, मोंटे कार्लो और एक और जो ऑनिक्स नाम का स्पेशल एडिशन वेरिएंट है, वहाँ पर ये वाले 16 इंच व्हील्स मिलते हैं। लेकिन वहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन व्हील्स को क्लबर कहा जाता है और जो बेसिक स्टाइल वेरिएंट है वहाँ पर ये पूरे सिल्वर में है। जो आपका ऑनिक्स वेरिएंट है वहाँ पर ये पूरे ब्लैक है और यहाँ पर मोंटे कार्लो में ये सिल्वर और ब्लैक डायमंड कट फॉर्म में आपको मिलते हैं। टायर्स यहाँ पर आपको क्लास के लिए सफिशिएंट 195 सेक्शन टायर्स मिलते हैं, MRF के ZVTV, और ये काफ़ी अच्छे टायर्स हैं। और ये जो मोंटे कार्लो एडिशन है इसमें आपको कुछ स्पेशल फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको ये ब्लैक OREO मिलता है और इसके साथ ही साथ ऊपर ये जो रूफ़ है ये ब्लैक मिलती है। अब जो ऑनिक्स एडिशन है उसमें भी आपको ये ब्लैक मिलेगा, लेकिन रूफ़ वहाँ पर आपको ब्लैक नहीं मिलेगी। यहाँ पर अगर आप साइड से देखेंगे तो यहाँ पर कोई मोल्डिंग नहीं है, लेकिन स्टाइल वेरिएंट में यहाँ पर आपको क्रोम मोल्डिंग मिलती है और ऑनिक्स वेरिएंट में ब्लैक मोल्डिंग मिलती है। इसके साथ ही साथ अगर आप स्टाइल वेरिएंट में जाएंगे तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पूरा आपको क्रोम लाइनिंग में मिलेगा। मोंटे कार्लो एडिशन में यहाँ पर आपको एक स्पेशल बैजिंग मिलती है जो आपको किसी और वेरिएंट में नहीं मिलेगी। स्टाइल वेरिएंट में आपको डोर हैंडल्स के ऊपर क्रोम मिलेगा और जो बेस वेरिएंट है, जो कि राइडर वेरिएंट है, वहाँ पर आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं। जो बीच वाला वेरिएंट है एम्बिशन, वहाँ पर आपको 15 इंच के व्हील्स मिलते हैं और उस व्हील का नाम है, अलॉय व्हील जो है उसका नाम है मटॉन। 15 इंच स्टील रिम्स आपको राइडर में मिलेंगे और वहाँ पर आपको जो विड्थ है टायर की वो भी 185 सेक्शन मिलेगी। यहाँ पर फ्यूल टैंक 55 लीटर्स का है। चलिए अब ज़रा इसे पीछे से देखते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखने जाएंगे तो ये जो स्पॉयलर आप देख रहे हैं, ब्लैक स्पॉयलर जो है ये आपको सिर्फ मोंटे कार्लो एडिशन में मिलेगा। और यहाँ नीचे अगर आप देखने जाएंगे तो स्टाइल वेरिएंट में आपको एक क्रोम लाइनिंग मिलेगी जो कि यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगी। इसके साथ ही साथ अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो ये जो बम्पर है और पीछे का जो पूरा पार्ट है ये
पूरा बॉडी कलर्ड है। पहले यहाँ पर आपको एक फॉग डिफ्यूज़र मिलता था, लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं है। ओवरऑल इस गाड़ी की अगर आप एक्सटीरियर देखेंगे तो इस गाड़ी को काफ़ी वक्त हो गया है, लेकिन इसके जो क्लीन कट बड़े ही साफ़ सुथरे जर्मन स्टाइलिंग क्यूज़ हैं ये आज भी बरकरार हैं और ये गाड़ी बड़ी हैंडसम लगती है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। इसने अपनी उम्र जो है काफ़ी अच्छे से काफ़ी डिसेंटली पूरी करी है और आज भी इसे आप बहुत पुरानी कार के तौर पे नहीं देख सकते, काफ़ी स्मार्ट लगती है। हालांकि जो नई गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा फंकी लगती हैं, ज़्यादा मॉडर्न लगती हैं, लेकिन फिर भी ये गाड़ी अभी भी काफ़ी हैंडसम लगती है और काफ़ी स्मार्ट लगती है। इसमें एक और चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो टॉप वेरिएंट्स है वहाँ पर आपको यहाँ पर ऑटो हेडलैम्प्स और ऑटो वाइपर्स मिलते हैं, जो कि आपको बेसिक राइडर वेरिएंट जो है वहाँ पर नहीं मिलेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको 163 mm का मिलता है अनलेडन, जो कि मेरे ख्याल से सेगमेंट के लिए ठीक है। आगे आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, पीछे ड्रम मिलेगा और यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटेना नहीं मिलता है। चलिए इसका बूट देख लेते हैं और बूट स्पेस यहाँ पर है 460 लीटर्स का, जो कि सेगमेंट लीडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी सफिशेंट है एक 4 पीपल की फैमिली के लिए, एक वीकेंड पे जाने के लिए। और यहाँ पर आपको ये एक 175 सेक्शन का स्पेयर व्हील मिलता है, जो कि फुल साइज़ नहीं है और स्टील रिम्स पर है। ये अगर आप देखेंगे तो 14 इंच का स्टील रिम है और यहाँ पर आपको फुल साइज्ड स्पेयर नहीं मिलता है। इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी बूट के मामले में है मारुति सुजुकी सियाज, जहाँ पर आपको 510 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। लेकिन अगर आप होंडा सिटी को देखेंगे तो वहाँ पर भी 506 लीटर्स का बूट स्पेस है। 460 लीटर्स का बूट स्पेस ज़रा कम है, लेकिन मेरे ख्याल से सफिशेंट है अगर आप एक फ़ैमिली के साथ बाहर जाना चाहते हैं। ओवरऑल काफ़ी स्मार्ट दिखने वाली गाड़ी है और मुझे बहुत पसंद है देखने में। जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उसके जो स्टाइलिंग क्यूज़ हैं ज़रा ज़्यादा ही फंकी हैं, लेकिन ये एक प्योरिस्ट को मेरे ख्याल से काफ़ी प्रभावित करेगी और इसके जो डिज़ाइन क्यूज़ हैं ये काफ़ी वेल प्रोपोर्शनड हैं। अंदर घुसने से पहले एक और ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो विंडो ग्लासेस आप देख रहे हैं ये हायर वेरिएंट्स में आपको मिलते हैं और ये डार्क ग्रीन विंडो ग्लासेस हैं और ये इंफ्रारेड रेडिएशन को कट करते हैं ताकि अंदर लाइट जो है वो गर्मी ज़्यादा पैदा ना करे। और ये जो फीचर है ये भी आपको राइडर वेरिएंट में नहीं मिलती है। ये जो DRLs आप देख रहे हैं ये भी आपको राइडर वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। और ये जो मिरर्स हैं यहाँ पर आपको ये ट्रैफिकेटर्स या फिर ब्लिंकर्स मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और विजिबिलिटी को काफ़ी हद तक एनहांस करता है। ये शूट होने के बाद स्कोडा ने एक रैपिड राइडर प्लस वेरिएंट भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी कीमत है 7.99 लाख रुपीज़। और यहाँ पर आपको राइडर वेरिएंट के ऊपर ट्रंक के ऊपर लिप गार्निश मिलेगा, ग्लॉसी ब्लैक बी पिलर्स मिलेंगे, विंडो के ऊपर आपको क्रोम गार्निश भी मिलेगी और सबसे बड़ी बात आपको अंदर वो बड़ा एंड्रॉयड बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जहाँ पर आपको स्मार्ट लिंक, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो मिलता है, साथ ही साथ मिरर लिंक मिलता है और इसके साथ आपको बाहर मिलेंगे डेकोरेटिव साइड फॉइल्स और क्लाइमेट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। चलिए अब इस गाड़ी को अंदर से देखते हैं और पता करते हैं कि अंदर यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है। अब दोस्तों अंदर घुसने से पहले हम लोग ज़रा इस चाबी को भी देख लेते हैं। काफ़ी सिंपल, जानी पहचानी, फेमिलियर सी स्कोडा वाली चाबी है। और यहाँ पर एक ख़ास चीज़ जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको वो ये है कि अगर आप के विंडोज़ डाउन है और अगर आप ये लॉक बटन दबाते हैं तो विंडोज़ जो है अपने आप वाइंड अप हो जाएंगे इस तरह से। और एक और जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर रिमोट बूट अनलॉक का बटन आपको मिलेगा, तो आप बूट को खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं है, तो आपको ये अनलॉक करना पड़ेगा, मतलब चाबी जेब से निकाल करके आपको इसे अनलॉक करना पड़ेगा। अब जब आप गाड़ी को अनलॉक करके अंदर घुसेंगे तो सबसे पहली चीज़ ये यहाँ पर आपको ये स्क्रफ प्लेट मिलती है और यहाँ पर सिंस ये मोंटे कार्लो एडिशन है तो आपको मोंटे कार्लो का एम्ब्लेम मिलेगा। लेकिन जो लोअर वेरिएंट्स है वहाँ पर भी आपको एक एल्यूमिनियम की स्क्रफ प्लेट मिलती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है। और चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अंदर इस गाड़ी में आपको क्या क्या उपलब्ध कराया गया है। चलिए अब हम लोग इस गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एनालॉग है। बीच में जो MID देख रहे हैं ये आपको राइडर में इतना ज़्यादा डिटेल्ड नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको जितनी ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी मिलेगी। एक अच्छी बात जो है वो ये है कि स्टीयरिंग व्हील टिल्ट और टेलीस्कोपिक है। ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील आपको राइडर में भी मिलेगा, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो फ्लैट बॉटम आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सिर्फ
टॉप ऑफ द लाइन ऑनिक्स और मोंटे कार्लो एडिशंस में आपको मिलता है। और सिर्फ मोंटे कार्लो एडिशन में आपको ये रेड कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग मिलेगी जो इसे एक बड़ी ही स्पोर्टी लुक प्रदान करती है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये लेदर कवर मिलेगा, साथ में ये डिम्पल्ड टेक्सचर मिलेगा जो कि इसे एक काफ़ी अच्छा अनुभव बनाती है। जब आप इसे चलाते हैं तो आपको काफ़ी स्पोर्टी फील आता है। अब चलिए हम लोग ज़रा बात करते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या क्या मौजूद है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले कुछ ऐसी चीज़ें जो इस इंटीरियर में नहीं है, यहाँ पर आपके पास वायरलेस चार्जिंग या फिर सनरूफ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स में भी नहीं है। यहाँ पर आपको एक कार्ड होल्डर भी मिलता है जिसमें आप अपना टोल टिकट या किसी और तरह का कोई डॉक्यूमेंट बड़े आराम से डाल सकते हैं। और ये इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को बड़े ही अच्छे तरीके से ग्रिप करता है। एक बार यहाँ फंसने के बाद में डॉक्यूमेंट कहीं जाएगा नहीं। एक बड़ी अजीब बात जो मुझे यहाँ पर लगी हुई है कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होने के बावजूद भी मोंटे कार्लो एडिशन में आपको साइड एयरबैग्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ फ्रंट 2 एयरबैग्स मिलते हैं। लेकिन स्टाइल वेरिएंट में आपको जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वहाँ पर आपको 4 एयरबैग्स मिलते हैं, 2 फ्रंट और 2 साइड। राइडर में आपको सिर्फ 2 फ्रंट एयरबैग्स मिलते हैं। ये एक नया इंक्लूजन है। ये एक बड़ा टच स्क्रीन एंड्रॉयड सिस्टम है जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन एक चीज़ आपको जो है वो ध्यान में रखनी होगी कि ये एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले के साथ कंप्लायंट नहीं है। और एक और जो बड़ी अजीब चीज़ है वो ये है कि USB से इसे कनेक्ट करने के लिए आपको ग्लव बॉक्स खोलना पड़ता है और वहाँ पर वो जो USB का आप एक सॉकेट देख रहे हैं वहाँ से इसे कनेक्ट करना होगा। तो आपका फ़ोन जो है वो अंदर ही रहेगा या फिर आपको ग्लव बॉक्स खुला रखना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा अर्गोनॉमिक इशू है मेरे ख्याल से। लेकिन ओवरऑल अगर आप इस कैबिन की क्वालिटी देखेंगे, इसके अर्गोनॉमिक्स देखेंगे तो काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर सॉफ्ट टू टच प्लास्टिक नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो प्लास्टिक्स की क्वालिटी है बहुत ज़बरदस्त है। अंदर इंटीरियर में किसी तरह का कोई ख़ास चेंज नहीं किया गया है तो उस बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास में सफिशिएंट स्पेस है, कप होल्डर्स हैं, यहाँ पर भी स्पेस है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर ये एक आर्मरेस्ट है जिसके अंदर आपको कुछ और स्पेस मिलेगा। बड़ी बॉटल्स भी आ सकती हैं। एक ये बिन है आपके पास जहाँ पर आप किसी तरह का कोई कचरा है तो डाल सकते हैं। और आपके जो मिरर्स हैं ये पावर फोल्डिंग है, ये देखिए। और साथ ही साथ ये 1 टच अप और डाउन है। और ये एक बहुत अच्छी फीचर आपको राइडर में भी मिलेगी। यहाँ पर आपको ये टोल टिकट होल्डर मिलता है और यहाँ पर आपको ये वैनिटी मिरर मिलता है। इल्यूमिनेशन नहीं है लेकिन ये लाइट्स यहाँ पर आपको ज़रूर मिलेंगी। यहाँ पर ये 3 लाइट्स हैं आपके पास और ऑटो डिमिंग यहाँ पर आपके पास में मिरर्स हैं। और ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है इसकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसका जो इंटरफेस है बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है। और इसे अपने फ़ोन के साथ एंड्रॉयड ऑटो की तरह कनेक्ट करने के लिए एक ईज़ी कनेक्ट नाम की ऐप आपको यूज़ करनी पड़ती है। और इसे यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है क्योंकि आपको डिबगिंग मोड में जाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से इसे ज़्यादा ईजी बनाया जा सकता था। और इसका ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपके पास एक रिवर्सिंग कैमरा भी है और इसका रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। पीछे आपके पास में सेंसर्स लगे हुए हैं। और ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये आपको राइडर में नहीं मिलता है। राइडर में आपको एक बेसिक सिस्टम मिलता है जहाँ पर आपके पास एक छोटी सी स्क्रीन होती है, वो टच स्क्रीन नहीं है। वहाँ पर आपके पास USB रहेगा, रेडियो रहेगा, ऑक्स इन रहेगा और वहाँ पर आपके पास CD प्लेयर की भी फैसिलिटी है और उसे आप अपने फ़ोन के साथ ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो है ये एक और बड़ा डिफरेंस है राइडर के साथ। और ये जो आप सीट अपहोल्स्ट्री यहाँ पर देख रहे हैं ये मोंटे कार्लो एडिशन की सीट अपहोल्स्ट्री है। यहाँ पर आपको रेड, ग्रे और ब्लैक के साथ साथ ये स्ट्राइप्स मिलते हैं। अगर आप राइडर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलेगी जो कि ग्रेश बेज कलर की होगी। ये जो इंटीरियर आप देख रहे हैं ये पूरा ब्लैक मिलता है आपको मोंटे कार्लो में, लेकिन जो लोअर वेरिएंट्स हैं वहाँ पर आपको ब्लैक और ये नीचे वाला पोर्शन बेज में मिलता है। और स्टाइल जो वेरिएंट है वहाँ पर आपको ये जो अपहोल्स्ट्री है ये भी बेज कलर में मिलती है। अगर आप ऑनिक्स एडिशन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये अपहोल्स्ट्री 2 टोन ब्लैक और ग्रे कलर के अंदर मिलेगी। तो दोस्तों ओवरऑल जो ये इंटीरियर है ये काफ़ी अच्छा है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। लेकिन यहाँ पर कुछ फीचर्स जो कि मैंने आपको बताया वो मिसिंग है। और मेरे ख्याल से एक अर्गोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, एक सॉलिडिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा कैबिन है, लेकिन जो मॉडर्न कुछ फीचर्स आ रहे हैं वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जो डिफरेंसेस हैं वो भी मैंने आपको बताया। और अगर मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊँ तो राइडर के अंदर आपको केवल फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है। ये जो क्रोम एम्बेलिशमेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं ये नहीं मिलेंगे। 2 एक्स्ट्रा एयरबैग्स नहीं मिलेंगे, ऑटो वाइपर्स नहीं मिलेंगे, ऑटो हेडलाइट्स नहीं मिलेंगी। और ये जो कूल्ड ग्लव बॉक्स यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कूल्ड ग्लव बॉक्स वहाँ पर नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपको नॉर्मल ग्लव बॉक्स मिलेगा। ग्लव बॉक्स में इल्यूमिनेशन भी वहाँ पर नहीं मिलेगा। और ये जो मिरर है यहाँ पर ये ऑटो डिमिंग IRVM है, ये भी आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। और एक बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि ये यहाँ पर आप जो क्रूज़ कंट्रोल
के लिए कंट्रोल्स देख रहे हैं, ये क्रूज़ कंट्रोल वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स आपको मिलते हैं और सबसे बड़ी बात, एक बड़ा ही पावरफुल इंजन मिलता है। ओवरऑल इस इंटीरियर की क्वालिटी बहुत अच्छी है और मोस्ट ऑफ इट आपको वहाँ पर मिलेगा। इनफैक्ट ये जो आप क्रोम डोर पुल्स देख रहे हैं, ये भी आपको वहाँ पर मिलते हैं और ऑल द विंडोज़ ऑटो अप एंड डाउन, ये रिमोट बूट रिलीज़, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती हैं। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये डेड पेडल भी आपको वहाँ पर नज़र आएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी और मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन राइडर में भी मिलता है। मोंटे कार्लो में मेरे को ज़रा डिसअपॉइंटमेंट हुआ सिर्फ ये देख कर कि यहाँ पर स्कोडा ने कुछ कारणवश 2 साइड एयरबैग्स हटा दिए हैं। ऑनिक्स में भी आपको ये स्टीयरिंग जो है ये लेदर में मिलेगा, लेकिन ये कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी और काफ़ी सॉलिड है। हमेशा से ही स्कोडा के जो इंटीरियर है काफ़ी अच्छे रहे हैं और हर तरह से फंक्शनली अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इंटीरियर है, किसी तरह की शिकायत करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जो मॉडर्न गिज़मोज़ है वो यहाँ पर ज़रा कम है। चलिए अब ज़रा पीछे चल के देखते हैं कि वहाँ पर आराम और स्पेस की क्या हालचाल है। ये देखिए, यहाँ पर हालांकि लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये अपने सेगमेंट के सबसे ज़्यादा अवेलेबल लेग स्पेसेस में नहीं है। सियाज़ और होंडा सिटी में आपको काफ़ी ज़्यादा लेग स्पेस मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये एसी वेंट्स मिलते हैं और साथ ही साथ ये एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलता है। ये काफ़ी चौड़ा आर्मरेस्ट है, लेकिन यहाँ पर कप होल्डर्स नहीं है। और मोंटे कार्लो एडिशन में आपको ये 2 पिलोज़ भी मिलते हैं जो कि आप अपने आराम को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडरेस्ट जो है यहाँ पर, ये दोनों ही हेडरेस्ट्स एडजस्टेबल हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स नहीं मिलेंगे और जो थर्ड पैसेंजर है उसके लिए आपको प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट नहीं मिलती है, ये सिर्फ एक लैप सीट बेल्ट आपको मिलती है। ओवरऑल मेरे ख्याल से थाई सपोर्ट ज़रा और ज़्यादा हो सकता था। स्पेस और कंफर्ट के लिहाज से मेरे ख्याल से ये जो कैबिन है ये सबसे ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन सफिशिएंट है। 4 लोग यहाँ पर बड़े आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। 5वां इंसान भी यहाँ पर अगर आप चाहें तो फिट कर सकते हैं छोटे डिस्टेंसेस के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे डिस्टेंसेस के लिए नहीं। यहाँ पर ये एक बड़ा हम्प भी है, जिसके कारण अगर आप यहाँ पर एक 5th पैसेंजर को बिठाते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। जो टॉप एंड वेरिएंट्स है वहाँ पर आपको ये ब्लाइंड्स भी मिलते हैं, न सिर्फ मेन विंडो पर, लेकिन ये आपका जो क्वार्टर पैनल है यहाँ पर भी, और यहाँ पर ये आपको एक कोट हुक मिलता है जो कि हायर वेरिएंट्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ ये हैंडल्स भी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। एक और चीज़, यहाँ पीछे आपको ये रीडिंग लाइट्स मिलती हैं और इन्हें आप इस तरह से इस नॉब को घुमा करके चूज़ कर सकते हैं। पीछे के जो डोर पैनल्स हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 लीटर की बॉटल आ सकती है। आगे भी आपके पास 1 लीटर के लिए स्पेस है और ये पीछे आपको पॉकेट्स नज़र आएंगे। ओवरऑल अगर आप यहाँ पर स्पेस देखें तो सेगमेंट लीडिंग नहीं है, लेकिन मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच होने के बाद में, जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर हेडरूम जस्ट अबाउट सफिशिएंट है। तो अगर आप में से कुछ ज़्यादा लंबे लोग हैं तो उन्हें शायद यहाँ पर ज़रा तकलीफ़ हो सकती है। तो कैबिन स्पेस के हिसाब से पीछे मेरे ख्याल से ये अपने सेगमेंट की सबसे अच्छी गाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी रीजनेबली कंफर्टेबल है। क्रैम्प्ड है ऐसा आप नहीं बोल सकते। ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और अगर वो जो नया एंड्रॉयड स्कोडा इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो ज़रा और इंट्यूटिव होता तो मुझे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होती। अब नई स्कोडा रैपिड की जो सबसे बड़ी विशेषता है जो इसे स्पेशल बनाती है वो है ये नया इंजन। 1 लीटर टर्बो पेट्रोल 3 सिलेंडर इंजन है। 110 PS की पीक पावर, 5000 to 5250 RPM और 175 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क, 1750 to 4000 RPM के वाइड बैंड पर। ये टॉर्क जो है ये सेगमेंट की सबसे ज़्यादा टॉर्क है और इसे लेकर के बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये गाड़ी किस तरह से परफॉर्म करती है। तो वक्त आ गया है कि हम लोग इस गाड़ी के स्टीयरिंग के पीछे बैठें और आपको बताएं कि इस गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो दोस्तों अब हम लोग बैठे हैं नई स्कोडा रैपिड 2020 के स्टीयरिंग व्हील के पीछे और इस नए 1.0 टर्बो पेट्रोल इंजन के अलावा जो एक बहुत ही नई चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी गई है वो है ये 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स। और यहाँ पर अब सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स ही आपको मिलता है, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता है। फोक्सवैगन वेंटो में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा, टॉर्क कन्वर्टर वहाँ पर भी अब आपको डुअल क्लच ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पर आपको ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। पहले यहाँ पर सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन था। बहरहाल हम लोग गाड़ी के इंजन की बात करते हैं। एकदम नया ये इंजन है और BS6 कंप्लायंट है और इस इंजन की ख़ास बात यह है कि ये साइज़ में छोटा होने के बावजूद परफॉर्मेंस में किसी भी दूसरे इंजन से इस सेगमेंट में कमतर नहीं है। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ड्राइवेबिलिटी इस इंजन की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी
मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, मेरे ख्याल से ये बात करेक्ट नहीं है। 1000 से लेकर के 1500 आरपीएम तक कुछ हद तक आपको ऐसा लगेगा कि इंजन में सफिशिएंट पावर नहीं है, लेकिन 1500 आरपीएम से इस इंजन का जो टॉर्क है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। ये अपनी पीक पावर 1750 आरपीएम पर बनाता है और 1500-1600 आरपीएम के बाद में आप महसूस कर सकते हैं कि टर्बो स्पूल अप हो रहा है, लेकिन 1000 आरपीएम के बाद में भी आपको सिटी में चलने लायक थोड़ा बहुत पुल मिलता है। हाँ, अगर आप तेज़ी से एक्सेलरेट करना चाहते हैं तो लोअर आरपीएम से आपको एक गियर डाउन करना पड़ेगा, लेकिन ये शायद बड़े नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन्स जितना ड्राइवेबल नहीं है, लेकिन क्या ये ड्राइवेबल नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से ये ड्राइवेबल है। और इसका जो स्मूथ गियर शिफ्ट है, इसका जो लाइट क्लच है, ये इसे सिटी में भी काफ़ी उपयोगी बनाता है। अब हम लोग गियर स्पीड्स की बात करें तो पहले गियर में ये गाड़ी आपको 50 किलोमीटर पर आवर तक लेकर के जाएगी, सेकंड गियर में 97 किलोमीटर पर आवर, जस्ट शॉर्ट ऑफ 100, और थर्ड गियर में 145 किलोमीटर पर आवर, जिसका मतलब है कि एक गियर आपको और शिफ्ट करना पड़ता है 100 क्रॉस करने के लिए, जिसके कारण इसकी स्पीड जो है, जो इसका स्प्रिंट टाइम है 0 to 100, वो ज़रा सा इफेक्ट होता है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी क्विक है। 0 to 100 ये लगभग 10 सेकंड में करता है, जो इस सेगमेंट के सबसे ज़्यादा क्विक 0 to 100 टाइम्स में से है। उसके अलावा ये अपने सेगमेंट का सबसे ज़्यादा टॉर्की इंजन है। छोटा है लेकिन बहुत टॉर्की है, 175 न्यूटन मीटर टॉर्क बनाता है, जो कि इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा टॉर्क है। और इसके कारण इसका जो मिड रेंज है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। एक बार ये गाड़ी जब 2000 आरपीएम क्रॉस कर लेती है, उसके बाद में बहुत स्ट्रांगली पुल करती है और 5500 आरपीएम तक बहुत ही स्ट्रांगली पुल करते हुए आपको एक ऐसा एहसास देती है कि आप बड़ी ही पावरफुल और बड़ी ही स्पोर्टी गाड़ी चला रहे हैं। इसका जो रेड लाइन है वो 6000 आरपीएम पर है, लेकिन जो टैको नीडल है वो 6500 आरपीएम तक जाती है। अब अगर क्रूजिंग स्पीड्स की बात करें तो 6th गियर में 2100 आरपीएम पर ये आपको 100 किलोमीटर की स्पीड स्पीडोमीटर पर दिखाएगी, और अगर आप 5th गियर में हैं तो 100 किलोमीटर की स्पीड आपको ये 2500 आरपीएम पर दिखाएगी। फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर ARAI सर्टिफाइड 19 किलोमीटर्स पर लीटर है, जो कि इस सेगमेंट की सबसे अच्छी फ्यूल एफिशिएंसीज में से एक है। अगर आप पेट्रोल गाड़ियों की बात करें, सियाज की फ्यूल एफिशिएंसी इससे ज़्यादा है, लेकिन बाकी सब गाड़ियों से ज़्यादा अच्छी इसकी फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलेगी। रियल वर्ल्ड में अगर सिटी में आप इसे चला रहे हैं तो 11 to 12 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, और अगर आप हाईवे पर इसे बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर रहे हैं तो आपको 17 किलोमीटर्स पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी इससे मिल सकती है। जो एक बहुत ही बड़ी बात है इस गाड़ी की, वो है इसकी हैंडलिंग, और विदाउट डाउट ये गाड़ी अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा श्योर फुटेड, सबसे ज़्यादा हैंडलिंग ओरिएंटेड गाड़ी है। मेरी शिकायत जो है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम नहीं है, और वो अगर यहाँ पर होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। वो एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर मेरे ख्याल से मुहैया करवाई जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा अच्छी हैंडलिंग गाड़ी है। अगर आप इसे वेंटो के साथ कंपेयर करें तो दोनों की हैंडलिंग काफ़ी सिमिलर है। स्टीयरिंग भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको फीडबैक मिलता है, न्यूट्रल है काफ़ी, और इसका जो वेट है वो भी आपको काफ़ी नेचुरल लगेगा, तो उस लिहाज से भी काफ़ी अच्छी है। टायर्स भी काफ़ी ज़्यादा वाइड है, 195 सेक्शन टायर्स मिलते हैं आपको टॉप एंड वेरिएंट्स के अंदर, जो कि सफिशिएंट ग्रिप प्रोवाइड आपको करते हैं, और राइड क्वालिटी भी यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त है। बिल्कुल क्रॉलिंग स्पीड्स पर, बिल्कुल स्लो स्पीड्स पर शायद थोड़ा सा वर्टिकल मूवमेंट आपको महसूस हो, लेकिन जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी स्पीड पकड़ती है एकदम सेटल हो जाती है। और इन सब चीज़ों के अलावा एक जो बड़ी बात है वो ये है कि इस गाड़ी में बैठते ही आपको जो एक टिपिकल जर्मन सॉलिड इंजीनियरिंग की फील आती है वो आपको और किसी गाड़ी में नहीं आएगी। काफ़ी सॉलिड, काफ़ी वेटेड, एकदम टैंक लाइक फील आती है आपको स्टीयरिंग के पीछे बैठते ही, जैसे ये गाड़ी मूव करती है तो, और वो चीज़ जो है वो आपको काफ़ी पसंद आएगी। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ना होना एक कमी है, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बात है, जो बड़ी खबर है यहाँ पर वो ये है कि जो राइडर वेरिएंट है 7.5 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम में, वो आपको बहुत ही बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन देता है। इस तरह का एक पावरफुल स्पोर्टी टर्बोचार्ज्ड इंजन आपको इतनी कम कीमत में मिलना एक इस तरह की वेल इंजीनियर्ड गाड़ी में मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें गाड़ी एक शौक के तौर पर स्पोर्टी परफॉर्मेंस के हिसाब से चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपको ये गाड़ी चला करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और मेरे ख्याल से ये गाड़ी अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा फन टू ड्राइव कार है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग इस गाड़ी का 0 to 100 किलोमीटर पर आवर भी करेंगे, और उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे कंक्लूजन पर। तो चलिए अब हम लोग इस गाड़ी का 0 to 100 किलोमीटर पर आवर स्प्रिंट करते हैं। मैंने AC बंद कर दिया है, थोड़ा वेट है तो शायद परफॉर्मेंस ज़रा सा कम मिले, लेकिन फिर भी मुझे भरोसा है इस गाड़ी के परफॉर्मेंस पर। थोड़ा व्हील स्पिन मुझे देखने को मिला, और इसी के साथ हम लोग 100 क्रॉस कर गए।
तो जैसा कि आपने देखा ये गाड़ी बहुत ही क्विक है, बीच में बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इसका पावर बैंड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिड रेंज है, टॉर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको इस गाड़ी को चला करके बहुत ही मज़ा आएगा। तो दोस्तों रैपिड को ये जो अपडेट दिया है स्कोडा ने, ये मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा सार्थक है और इन सब बदलावों के साथ में, नए इंजन के साथ में और नई प्राइसिंग के साथ में मेरे ख्याल से ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। जिन लोगों को परफॉर्मेंस से मतलब है, जिन लोगों को टेक्नोलॉजी से मतलब है, जिन लोगों को एक सॉलिड गाड़ी चाहिए चलाने के लिए, और अगर आपको ये कनेक्टेड कार्स वाले फीचर या फिर कोई फंकी स्टाइलिंग या फिर बहुत ज़्यादा फीचर रिच इंटीरियर नहीं चाहिए, और अगर आप एक ऐसे आदमी हैं जिसे एक प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए जो चलाने में बहुत अच्छी हो, तो मेरे ख्याल से स्कोडा रैपिड जो है इसका राइडर वेरिएंट खास करके एक टेरिफिक वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन बन के सामने आता है। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि ये इस सेगमेंट की सबसे सस्ती गाड़ी बन के उभर के सामने आती है और ये सियाज से भी सस्ती है। 7.5 लाख रुपीज़ से इसकी कीमत चालू होगी राइडर वेरिएंट में और 11.8 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम तक इसकी प्राइस जाएगी। सियाज की प्राइस 8.3 लाख रुपीज़ से चालू होती है और वो इससे लगभग 70,000 रुपीज़ एक्स शोरूम महंगी लगेगी और बाकी सारी गाड़ियाँ इससे काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं। इनफैक्ट अगर आप इसे वेंटो से भी कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर भी कीमत जो है वो लगभग 8.9 लाख रुपये चालू होती है। तो वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है और चलाने में बहुत अच्छी है। पीछे का स्पेस जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, फीचर्स यहाँ पर कुछ कम है। इंटीरियर का अगर आप लुक एंड फील देखेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जो क्वालिटी है, जो सॉलिडिटी है वो बहुत अच्छी है। एक और ज़रूरी बात, यहाँ पर आपको 4 इयर्स की वारंटी मिलती है और उसके साथ साथ आपको RSA भी मिलता है और आप चाहे तो एक 4 इयर्स का मेंटेनेंस पैकेज भी ले सकते हैं जिसके अंदर सर्विस और मेंटेनेंस इंक्लूडेड होगा, लेकिन उसकी कीमत आपको अलग से अदा करनी होगी। ओवरऑल मेरे ख्याल से ये गाड़ी ज़रा पुरानी हो गई लेकिन देखने में अब भी स्मार्ट लगती है और ये कुछ वक्त में फ़ेज़ आउट भी हो सकती है। शायद 1-1.5 साल में ये गाड़ी फ़ेज़ आउट हो जाए, लेकिन फ़िलहाल ये गाड़ी अभी भी काफ़ी स्मार्ट लगती है देखने में और विदाउट अ डाउट अपने सेगमेंट की सबसे बेस्ट ड्राइविंग कार्स में से एक है। तो अगर आप एक पेट्रोल कार ढूंढ रहे थे, एक सेडान ढूंढ रहे थे और स्पेस और फीचर्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं है आपके विश लिस्ट पर, तो ये गाड़ी आप डेफिनेटली टेस्ट ड्राइव कीजिए। मेरे ख्याल से वैल्यू फॉर मनी के लिहाज से ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है। स्कोडा की सर्विस के बारे में अगर आपके कुछ एप्रीहेंशंस हैं तो उन लोगों ने काफ़ी सारे नए कदम उठाए हैं और स्कोडा की डीलरशिप्स पर जाकर के अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे बदलाव नज़र आएंगे। वहाँ पर क्वालिटी और कस्टमर ग्रीवेंसेस के लिए उन लोगों ने काफ़ी सारे काम किए हैं और उसके कारण अब उनकी सर्विस क्वालिटी काफ़ी सुधर गई है। तो दोस्तों ये था मोटरॉइड्स का बड़ा ही डिटेल्ड स्कोडा रैपिड का रिव्यू। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया और अगर आपको ये पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मोटरॉइड्स को, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और अब चूँकि लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है तो मैं और ज़रा जल्दी आपके सामने प्रस्तुत हो पाऊँगा कुछ नए वीडियोज़ के द्वारा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।